हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह 2024 और हम लोग देख रहे थे पॉलिटी का यह पार्ट 4 रहेंगे। अभी तक यह कंप्लीट नहीं हुए क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं। एक दो वीडियो और भी आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं राजपाल से। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके लेकिन ज़रूर बताइएगा यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा। जब यह कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप लोग का ही डिमांड आ रहा है ज्योग्राफी स्टार्ट करने का, तो ज्योग्राफी ही मैं प्रारंभ कर दूंगी। फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? राज्यपाल का मनोनयन या कनाडा से लिया गया है। राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होते हैं। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनीत किया जाता है? कुल सदस्य का 1/6। यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा में पद रिक्त मान लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राज्य विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल किससे सलाह पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है? क्या कर सकता है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की सलाह पर ही जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और मनोनयन किया जाता है। प्रोन्नति कर सकता है, माफ करिएगा, प्रोन्नति कर सकता है। राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य के संचित निधि से। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? तो 3.5 लाख है। कितना है? 3.5 लाख। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पुनर्नियुक्ति के भी योग्य होता है। राज्यपाल पुनर्नियुक्ति के भी योग्य होता है। राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्ति जैसे कि राज्यपाल की महाधिवक्ता की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, राष्ट्र निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति, विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग का गठन भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का भी अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है, जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत में राज्यपाल बनने वाले पहली महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 333 के द्वारा। 104वें संशोधन के द्वारा स्थगित कर दिया गया इसे। राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद दिए गए हैं। 153 राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना। 160 आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। अनुच्छेद 161 क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। 163 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। अनुच्छेद 200 राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति या राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना। अनुच्छेद 201 के तहत विचार के लिए आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति की कार्यवाही। अनुच्छेद 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 213 के तहत 233 के तहत राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233 के तहत किया जाता है। सरोजनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी थी। राज्यपाल के बारे में कहा था कि सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया है। अब हम लोग देखेंगे राज्य विधान मंडल, स्टेट लेजिस्लेटिव के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन सुनेंगे। अगर आप लोग आरपीएफ
एसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहें तो एजुकेशन ब्रांच मेरा चैनल है, एजुकेशन ब्रांच। आप लोग कई लोग जानते भी होंगे, आप लोग चाहें तो इस चैनल पर जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। डिटेल के साथ मैं बता रही हूँ। भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? तो हो जाएगा विधान परिषद। राज्यों के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग सीएजी। राज्य में उच्च सदन विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा की जाती है। गौर करेंगे, राज्य में उच्च सदन की स्थापना या समाप्ति संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा की जाती है। बात हो रही थी विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति के बारे में। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? विधान परिषद किसी साधारण विधेयकों को अधिकतम कितने समय तक? तो 4 माह तक रोक सकती है। राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 164 राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के कार्यों का संचालन। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 169 के तहत। राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 170। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग ही करता है। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। भंग नहीं किया जा सकता, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू किया गया है? समान नागरिक संहिता कहाँ है लागू? तो गोवा में है। राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? अध्यक्ष सौंपता है उपाध्यक्ष को। जिस तरह से लोकसभा में उसी तरह से विधानसभा में। विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष है। विधानसभा के विघटन के पश्चात इसका अध्यक्ष अधिकतम 6 माह समय तक अपने पद पर बना रह सकता है। विधानसभा के विघटन के पश्चात इसका अध्यक्ष जो होता है अधिकतम 6 माह समय तक अपने पद पर बना रह सकता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है राज्य विधानसभा द्वारा। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? द्विसदनीय विधानमंडल थे। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? तो 5। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी थी? उत्तर प्रदेश में। नाम है सुचेता कृपलानी। 1963 से 1967 तक। विधानसभा में सदस्य की संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा में सदस्यों की संख्या है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। हम बात कर लेते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड में 81 है विधानसभा में सीटों की संख्या। चलिए करवा ही देती हूँ। आंध्र प्रदेश में 175, असम में 126, छत्तीसगढ़ में 90, गुजरात में 182, हिमाचल प्रदेश में 68, कर्नाटक में 224, मध्य प्रदेश 230, मणिपुर 60, मिजोरम 40, ओडिशा 147, राजस्थान में 200, तमिलनाडु में 234, त्रिपुरा में 60, उत्तराखंड में 70, अरुणाचल प्रदेश में भी 60 है, बिहार 243, गोवा में 40 विधानसभा का सीट, हरियाणा में 90, झारखंड में 81, केरल में 140, महाराष्ट्र में 288, मेघालय में 60, नागालैंड विधानसभा की सीट 60, पंजाब में 117, सिक्किम में 32, तेलंगाना में 119, उत्तर प्रदेश में 403 और पश्चिम बंगाल में 294। आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट सर्वाधिक है, 403 है, और अपना बिहार में 243 विधानसभा की सीट है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि दिल्ली में 70, पुदुचेरी में 30, जम्मू कश्मीर में 90 + 24 पीओके के लिए रिक्त।
मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। अब हम लोग देखेंगे हाई कोर्ट के बारे में, उच्च न्यायालय के बारे में जानेंगे। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह आते हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य के संचित निधि से। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो यह कहा है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्यीय समिति। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्यीय समिति भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात विधि वेता। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 62 वर्ष है। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं परमादेश। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो 25 है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार है जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? उत्प्रेषण। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारता में आता है। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है? जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है? तो अधिकरण न्यायाधीश, ट्रिब्यूनल जज। निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? तो 3 माह तक। निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? 3 माह तक। उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं, इसे देख लेते हैं। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था। 215 में उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में, मतलब उच्च न्यायालय एक अभिलेखी न्यायालय है, यह कहा गया अनुच्छेद 215 में। उच्च न्यायालय के गठन की चर्चा अनुच्छेद 216। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति एवं अर्हताएं अनुच्छेद 217। उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का लागू होना अनुच्छेद 218। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण की चर्चा अनुच्छेद 219 में है। अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध 220। न्यायाधीशों का वेतन भत्ते 221। किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण अनुच्छेद 222। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 223। अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति 224। उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 224 का ए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 225 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार की चर्चा। 225 में 226 कुछ रिट याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति। अनुच्छेद 226 का ए। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना या निरस्त, यह किसमें है? अनुच्छेद 226 का ए। उच्च न्यायालय की सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधिक्षण की शक्ति। उच्च न्यायालय की सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधिक्षण की शक्ति अनुच्छेद 227। उच्च न्यायालय में कुछ मामलों का स्थानांतरण अनुच्छेद 228। राज्य अधिनियमों की संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 228 का ए। अनुच्छेद 229 में पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों के व्यय। उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 230। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना की चर्चा अनुच्छेद 231 में किया गया है। समझ में आया नहीं होगा, स्क्रीनशॉट ले लें, टाइम मिले तो दोबारा से इसे आप लोग देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। उच्च न्यायालय पीठ की अवस्थिति एवं क्षेत्राधिकार। कोलकाता हाईकोर्ट की स्थापना 1862 में। इसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। इसका खंडपीठ कहाँ? तो कोलकाता में ही है। मुख्य पीठ कहाँ है? तो कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर में है खंडपीठ। बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना 1862। मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना 1862 में ही किया गया था। 1861 के अधिनियम के तहत ही, याद करिए, हमने हिस्ट्री में करवाया भी था। बॉम्बे के अंतर्गत महाराष्ट्र, दादर व नगर हवेली, दमन व दीव आते हैं। इसका मुख्य पीठ कहाँ है? तो मुंबई में है और खंडपीठ नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में स्थित है। मद्रास का क्षेत्राधिकार तमिलनाडु और पुदुचेरी, मुख्य पीठ जो है मद्रास में है।
कर्नाटक 1884, इलाहाबाद 1866, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में इसका खंडपीठ है। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916, मुख्य पीठ जो है यह पटना में ही है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, इसके हाईकोर्ट की स्थापना 1928 में किया गया था। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, श्रीनगर व जम्मू में इसका मुख्य पीठ है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना 1956, जबलपुर। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना 1966, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ इसमें आते हैं। मुख्य पीठ जो है चंडीगढ़ में है। गुवाहाटी हाईकोर्ट की स्थापना 1948, असम, नागालैंड, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश, मुख्य पीठ जो है गुवाहाटी में है। खंडपीठ कोहिमा, इम्फाल व अगरतला में है। ओडिशा हाईकोर्ट की स्थापना 1948, ओडिशा, मुख्य पीठ कटक में है। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना 1949, राजस्थान, जोधपुर। केरल हाईकोर्ट की स्थापना 1956, केरल व लक्षद्वीप इसमें आते हैं। इसका मुख्य पीठ जो है एर्नाकुलम, कोची में है। गुजरात 1960, गुजरात क्षेत्राधिकार अहमदाबाद में स्थित है। दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना 1966 में दिल्ली में स्थित है, और यह कहाँ है तो दिल्ली में ही स्थित है हाईकोर्ट। हिमाचल प्रदेश 1967 शिमला में है। सिक्किम 1975 गंगटोक में है। छत्तीसगढ़ 2000 बिलासपुर में। उत्तराखंड हाईकोर्ट की स्थापना, झारखंड हाईकोर्ट की स्थापना ये सब 2000 में किया गया था। और झारखंड का कहाँ है तो रांची में, उत्तराखंड का कहाँ तो नैनीताल में हाईकोर्ट है। मेघालय हाईकोर्ट की स्थापना 2013 में किया गया था, है कहाँ शिलोंग में। मणिपुर 2013, त्रिपुरा 2013, तेलंगाना 2019 में हाईकोर्ट की स्थापना किया गया। आंध्र प्रदेश 2019 में, आंध्र प्रदेश में ही। आंध्र प्रदेश का कहाँ तो अमरावती में, और तेलंगाना के हैदराबाद में है। विशेष 7 केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं। 7 केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं। 6 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, बॉम्बे, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश, मद्रास और राजस्थान की एक अस्थायी खंडपीठ है। केवल कर्नाटक उच्च न्यायालय मुख्य पीठ बंगलुरु की सर्किल खंडपीठ धारवाड़ और गुलबर्गा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन वर्ष 1866 में किया गया था। न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है प्रतिषेध प्रोहिबिजन। उच्च न्यायालय के अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय शामिल नहीं है। उच्च न्यायालय के अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय शामिल नहीं है। नागरिकों के मूल अधिकारों से जुड़े मामले उच्च न्यायालय की किस अधिकारिता के अंतर्गत आता है तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत। नागरिकों के मूल अधिकारों से जुड़े मामले उच्च न्यायालय की किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी थी तथा प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी तो लीला सेठ। मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ और प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी थी। अब हम लोग जानेंगे केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। भारत के संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है, यह हो जाएगा कनाडा। किस सूची के विषय पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, यह हो जाएगा समवर्ती सूची। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है तो 7वीं अनुसूची में। के राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राज्य मनार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था, तमिलनाडु के द्वारा। 1971 में राज्य मनार समिति का गठन। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके माध्यम से किया जाता है, संसदीय कानून द्वारा। क्षेत्रीय परिषद का सृजन संसदीय कानून के द्वारा किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है, अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध अनुच्छेद 263 में। संघ सूची में किए गए संशोधन। 6ठे संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 का जोड़ी गई। इसका विषय है समाचार पत्रों से विभिन्न वस्तुओं के अंतर्राज्यीय क्रय या विक्रय पर कर। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्टि संख्या 33 का लोप किया गया। इसका विषय है केंद्र के उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण। इसे संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। और भी है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रविष्टि 2 का जोड़ी गई। इसका संबंध किसी राज्य में केंद्र के सशस्त्र बलों की नियुक्ति से है। 46वां संविधान संशोधन 1982 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 ख जोड़ी गई। इसका संबंध अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के परिवहन पर कर से है। 28वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 ग जोड़ी गई। इसका संबंध सेवा कर से था। रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है, रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है तो राज्य सरकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है।
केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 245 तथा 46 के अंतर्गत। 245 और 46 के अंतर्गत। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया व वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? संघ द्वारा कौन सा कर लगाया व वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो यह हो जाएगा कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? तो मार्च 1983 में। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है न ही एकत्रित किया जा सकता है? यह हो जाएगा अनुच्छेद 265। संघीय कर संघ सूची प्रविष्टि 82 92 ए। आयकर कृषि आय को छोड़कर सीमा शुल्क निर्यात शुल्क सहित तंबाकू और अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क जैसे कि अल्कोहलिक पेय पदार्थ, अफीम, गांजा, मादक औषधि तथा मादक पदार्थ को छोड़कर। निगम कर व्यक्तियों तथा कंपनियों की संपत्तियों की पूंजी पर कर, संपदा शुल्क संपत्तियों के उत्तराधिकार पर शुल्क, रेल समुद्र या वायुमार्ग द्वारा ले जाए जाने वाली वस्तुओं और यात्रियों पर सीमा कर तथा रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर, स्टॉक एक्सचेंज वादा बाजार के व्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर, स्टाम्प शुल्क समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर, समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर, माल के पारेषण पर कर, सेवाओं पर कर, यह सभी के सभी किसके द्वारा लगाए जाते हैं? तो संघीय कर हैं, संघ सूची में आते हैं और यह सब केंद्र सरकार के द्वारा ही लगाया जाता है। नेक्स्ट है राज्य कर। राज्य कर के अंतर्गत आ जाएगा भू राजस्व या लगान, कृषि आय पर कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, भूमि और भवनों पर कर, खनिज अधिकारों पर कर, शराब, अफीम, गांजा तथा अन्य मादक पदार्थों और औषधियों पर उत्पाद कर, स्थानीय उपयोग तथा विक्रय के लिए वस्तुओं पर प्रवेश कर, विद्युत उपभोग एवं बिक्री पर कर, समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर, रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कर, सड़क तथा अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले वस्तुओं या यात्रियों पर कर, सड़कों पर प्रयुक्त वाहनों पर कर, जीव जंतुओं और नौकाओं पर कर, पथ कर या मार्ग कर, व्यापार व्यवसाय तथा रोजगार पर कर, प्रति व्यक्ति टैक्स, विलासिताओं जैसे कि मनोरंजन, जुआ, बोली लगाना या सभी के सभी किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा वसूली जाती है, लगाई जाती है। स्टाम्प शुल्क संघ सूची में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों पर राज्य सरकार उपयुक्त विषयों में से किसी के संबंध में शुल्क, किंतु इसमें न्यायालय में लिया जाने वाला शुल्क शामिल नहीं है। एक बार फिर से आप लोग देख लेंगे कौन कौन सा राज्य कर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 18 मई 1990 को। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस संदर्भ में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के संदर्भ में। आयोग एवं समितियां केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग एवं समितियों का गठन किया गया है जो निम्नवत है। राज्य मन्नार समिति 1969, इसके अध्यक्ष DPV मन्नार थे। सरकारिया आयोग का गठन मार्च 1983, अध्यक्ष रंजीत सिंह सरकारिया। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे। शीतलवाड़ समिति 1966, AMC शीतलवाड़। पुछी आयोग 2007, मदन मोहन पुंछी। राज्य मन्नार समिति का गठन 1969 में DPV मन्नार इसके अध्यक्ष थे। सरकारी आयोग 1983, रंजीत सिंह सरकारिया इसके अध्यक्ष हुए। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष हुए। शीतलवाड़ समिति 1966, AMC शीतलवाड़। पुछी आयोग 2007, मदन मोहन पुछी इसके अध्यक्ष हुए। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संसद को किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है? यह हो जाएगा भाग 11। वीडियो लगातार से मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो लाइक करिएगा। बोरिंग तो आप लोग को नहीं लग रहा होगा मेरे ख्याल से। जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 262 के अंतर्गत। जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 262। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता उसके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है। यह सुझाव की समिति ने दिया कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्रिपरिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया जाए। तो हो जाएगा राज्य मन्नार समिति ने।
भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 256 से 263 तक। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 262 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया है। जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार ऐसे विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना भी कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को संचार साधनों के निर्माण एवं रखरखाव संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 257। अनुच्छेद 257। तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। कब? 10 अक्टूबर 1990 को। अब दिया गया है राज्य संबंध, संघ राज्य संबंध, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। पहले विधायी संबंध जान लेते हैं। अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार किया गया है। अनुच्छेद 245 के तहत 246 संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए विशेष मामलों के कानून की चर्चा है। 247 कुछ निश्चित अतिरिक्त न्यायालयों के गठन हेतु संसद की शक्ति। अनुच्छेद 249 संसद द्वारा राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर विधान के निर्माण हेतु राज्यसभा द्वारा पहल। अनुच्छेद 250 आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की संसद की शक्ति की चर्चा अनुच्छेद 250 में है। अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन संसद द्वारा निर्मित विधि के असंगत होने की स्थिति में राज्य विधि पर वरीयता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 252। अनुच्छेद 252 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और उस विधि को किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों का प्रभावी बनाने के लिए विधान निर्मित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति की स्थिति में संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी। 255 सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय मानना और इस आधार पर उसे खारिज न करना। आगे है प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 संसद द्वारा निर्मित विधि का अनुपालन और सुनिश्चित करने के लिए संघ द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जाना। राज्य और संघ की बाध्यता भी की गई है। अनुच्छेद 257 संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के साथ साथ राष्ट्रीय सामरिक महत्व के संचार साधनों के निर्माण और संरक्षण के संदर्भ में संघ का राज्य पर नियंत्रण। अनुच्छेद 258 कुछ मामलों में संघ द्वारा राज्यों को शक्ति प्रदान करने का संघ का अधिकार। अनुच्छेद 258 का क राज्य द्वारा केंद्र को कार्य सौंपने की शक्ति। अनुच्छेद 260 भारत से बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ के अधिकार। अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही की चर्चा अनुच्छेद 261 में है। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के हल के लिए न्यायाधिकरण का गठन। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद का गठन की चर्चा अनुच्छेद 263 में किया गया है। आगे है वित्तीय संबंध। अनुच्छेद 265 के द्वारा विधि के प्राधिकार के बिना करों का आरोपण नहीं। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा की चर्चा। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि की चर्चा। अनुच्छेद 268 केंद्र द्वारा लगाए गए परंतु राज्यों द्वारा एकत्रित एवं विनियोजित कर। अनुच्छेद 270 संघ द्वारा लगाए गए और संग्रहित किंतु संघ राज्य के बीच वितरित किए जाने वाले कर की चर्चा अनुच्छेद 270 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 271 कुछ निश्चित चुंगी पर कर व केंद्र द्वारा लगाया गया अतिरिक्त प्रभार। अनुच्छेद 274 राज्यों के हितों से संबंधित कराधान वाले विधेयकों के संदर्भ में राष्ट्रपति के पूर्वानुमति आवश्यक। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। 276 व्यवसाय व्यापार और रोजगार पर कर। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखा जाना। 283 संचित निधि आकस्मिकता निधि और लोकलेखा में जमा धनराशियों की अभिरक्षा। 285 संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट।
286 वस्तुओं की बिक्री पर कर के अधिरोपण के विषय में निर्वर्धन, 287 के तहत विद्युत पर करों से छूट, 288 पानी और बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट, 289 राज्यों के संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट। इसे तो आप लोग समझ नहीं पाए होंगे, मैं आप लोग को यही गुजारिश करूंगी, आप लोग चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हैं और एक बार फिर से इसे आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार हेतु प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, राजमन्नाड समिति 1969, आनंदपुर शाही प्रस्ताव 1973, सरकारी आयोग 1983, पुछी आयोग 2007 का गठन किया गया था। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में आपात उपबंध से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।